दो देसी तीन विदेशी बहू की पहली रसोई। चारों तरफ शहनाई का माहौल होता है। सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों के बीच में एक मंडप लगा होता है जहाँ पर दुर्गेश्वरी के दोनों बेटे अपनी होने वाली अर्धांगिनी के साथ बैठे होते हैं। तभी पंडित मंत्र पढ़ता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम कर्णिकाक्ष मंगलम तनोहरि। अब वर और वधू दोनों फेरों के लिए उठ खड़े हों। पंडित के कहने पर दुर्गेश्वरी के दोनों बेटे अपनी होने वाली अर्धांगिनी के साथ फेरे लेना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनके साथ फेरे संपन्न हो जाते हैं। पूरी विधि और विधान से ये शादी संपन्न हुई। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। चारों तरफ सब लोग उनके ऊपर फूल बरसाने लगते हैं। जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपने दोनों बेटों को अपनी बहू के साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर उनका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। इस घर को अपना ही घर समझो। आज से तुम दोनों इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हें ही इस घर की बागडोर को संभालना है। सब कुछ खुशी खुशी जा रहा होता है। दुर्गेश्वरी के पांचों बेटों में से दो बेटों की शादी हो जाती है और उसके तीन बेटे अपने दोनों भाइयों की शादी होने के बाद अपना करियर बनाने के लिए विदेश चले जाते हैं। परिवार अभी तक तो हंसी खुशी चल रहा होता है। दुर्गेश्वरी की दोनों बहुएं बहुत समझदार और खाना बनाने में परफेक्ट होती हैं। वह अपने स्वादिष्ट खाने से घर में सभी का दिल जीत लेती हैं। अरे वाह, तुम दोनों के हाथों में तो जादू है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना रखा है तुमने। अरे खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। गांव की बहू है, समझदार है, सुलझी हुई है। अरे माता पिता ने सारे संस्कार सिखा कर भेजा है मेरी दोनों बहू। मुझे यूं ही थोड़ी मुझे पसंद आ गई थी। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपनी ही बड़ाई करने लगती है, लेकिन इस बात से उसकी दोनों बड़ी बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो घर को हमेशा अपना समझकर अच्छे से चलाती और सबके साथ खुशी खुशी रहती। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें कुछ समय बीत जाता है। वहीं अब दुर्गेश्वरी के तीनों छोटे बेटे नुपुर, चिराग और आतिश को विदेश गए हुए काफी समय हो जाता है। मेरे तीनों नालायक बेटों को अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है। जब से विदेश गए हैं एक बार भी कॉल नहीं किया है। परवीन, अपने छोटे भाइयों को जरा कॉल तो मिला। मैं अभी तो देखूं उन्हें अपनी माँ की याद भी नहीं आती है। अरे उनकी उम्र हो रही है, अब मुझे उनके लिए लड़की ढूंढनी होगी। ओहो माँ, आपको तो बस हम भाइयों की शादी की चिंता रहती है। रुको, मैं अभी आपकी बात करवा देता हूँ। परवीन अपने छोटे भाई नुपुर को कॉल करता है, लेकिन नुपुर उसकी कॉल को नहीं उठाता। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक मिलती है। बेटा, तू अपने भाई को फोन मिलाता रहे, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन आया है। दुर्गेश्वरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके तीनों छोटे बेटे और उनकी विदेशी बहू छोटे कपड़ों में खड़ी होती है। तुम तीनों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये तीनों लड़कियां कौन हैं? ऊपर से इन्होंने इतने वाहियात कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये तीनों तुम्हारी सहेलियां हैं? अरे माँ, हर लड़की सहेली नहीं होती। ये तीनों हमारी पत्नियां हैं। चलो सोफिया, अलीना, डेजी, माँ के पैर छू लो। आतिश के कहने पर अलीना, सोफिया और डेजी तीनों दुर्गेश्वरी के पैर छूने लगती हैं। विदेशी बहुओं से दुर्गेश्वरी को जरा भी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी विदेशी बहुओं का ऐसा बर्ताव देखती हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, विलायती में देसी का तड़का लगता है। मेरी चॉइस बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। चलो अपनी पत्नियों को घर के अंदर ले आओ। इनका इस घर के अंदर स्वागत है। मैं बाकी माओ की तरह नहीं हूँ जो लव मैरिज के खिलाफ हो जाएं। दुर्गेश्वरी के तीनों बेटे घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपनी तीनों बहू को देख रही होती है। तभी उसका बेटा चिराग कहता है, क्या टुकु टुकु देख रही हो माँ? ये विदेशी बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाएंगी। इन्हें हिंदी भी आती है और इन्हें हिंदी भी हमने ही सिखाई है। चिराग की ये बात सुनकर अलीना, सोफिया और डेजी तीनों ही अपनी अंग्रेजी भाषा के स्टाइल में हिंदी भाषा का उपयोग करती हैं। नमस्ते माँ जी, आप अगर चाहो तो हम तीनों आपके लिए खाना भी बना सकते हैं। माँ जी, आप हमारे हाथों का बना हुआ खाना खाने के लिए बेताब तो बहुत होंगी। अगर आपकी परमिशन हो तो हम रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लें। अरे वाह वाह वाह, सर्वगुण संपन्न, तुम तीनों बहुत सुंदर और सुशील लग रही हो। जाओ रसोई में जाओ और हम सभी के लिए मीठे में कुछ बना कर लाओ।
अलीना, डेजी, सोफिया तीनों रसोई में जाती हैं और अपनी सास के लिए मीठे में स्वीट्स बनाने लगती हैं। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी वो अच्छा नहीं बना पाती और जब दुर्गेश्वरी उनके हाथ का बनाया हुआ स्वीट्स खाती हैं तो उसका स्वीट सा चेहरा बिगड़ जाता है। हाय तौबा तौबा, अरे ये क्या बना दिया तुम तीनों ने। लगता है तुम कुकिंग में थोड़ी कम हो, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। ऐसा कहकर दुर्गेश्वरी वहां से चली जाती है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी की बड़ी बहू अपनी देवरानियों से मिलने आती है। क्या बात है, तुम तीनों तो बड़ी ही अलग किस्म की लग रही हो। क्या तुम्हारे दर्जी के पास कपड़ों की कमी पड़ गई थी? सही कह रही है जेठानी जी भी, तुम विलायती लड़कियों का तो पहनावा ही बेकार है, कुछ भी पहन लेती हो और वही तुम्हारे लिए ट्रेंडिंग हो जाता है। आप गलत सोचती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी से कम थोड़ी हैं। सही कहा, देखना हम इस घर के अंदर इन दोनों से बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाएंगे जो घर वाले खाते ही रह जाएंगे। बस हमें एक प्लानिंग के साथ चलना होगा। डेजी अपने प्लान में सोफिया और अलीना को भी शामिल कर लेती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर जो भी उनकी जेठानियां खाना बनाती हैं उस खाने को वो अपना नाम दे देती और अपने ससुराल वालों से तारीफ सुनना शुरू कर देती। अरे वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सच में मजा ही आ गया। तारीफ सुनकर वो तीनों फूले नहीं समाती। ऐसे ही अब रोजाना का हो जाता है। पायल और पारुल दोनों मिलकर मेहनत से खाना बनाती और सारा क्रेडिट उनकी देवरानी ले जाती, जिसके चलते एक दिन वो ये सब कुछ अपनी सास को बता देती हैं। अच्छा, तो ये बात है, तभी पहले शुरू में जब हमने उनके हाथ का खाना खाया था तो हम सबकी तबीयत खराब हो गई थी और हमें लूज मोशन भी लग गए थे। लेकिन जब से इन्होंने ये ट्रिक आजमाई है तब से ही सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आज ही मैं तुम्हारा कंपटीशन करवाऊंगी। दुर्गेश्वरी एक तरफ अपनी तीनों विदेशी बहुओं से खाना बनवाती है तो दूसरी तरफ अपनी देसी बहुओं से खाना बनवाती है, जिसके चलते उसकी दोनों देसी बहू अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसकी विदेशी बहू बहुत ज्यादा बकवास खाना बनाती है। इसी के चलते दुर्गेश्वरी अपनी विदेशी बहुओं से कहती है, तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। ये सब मैंने जानबूझकर करवाया था ताकि हकीकत सामने आ जाए। देखो, झूठी तारीफ से अच्छा तब लगता है जब हमारी मेहनत की हुई तारीफ हमें मिल रही हो। बात तुम्हारे हाथों के खाने की हो तो देखो, अगर कोई चीज नहीं आती तो उसे सीखना चाहिए, सीख कर ही इंसान आगे बढ़ता है। दुर्गेश्वरी की बात उसकी तीनों विदेशी बहू बहुत अच्छे से समझ जाती हैं, जिसके चलते वो अपनी जेठानी और अपने ससुराल में सभी से माफी मांगती हैं। जिसके बाद उनकी जेठानियां अच्छा खाना बनाना सिखाती हैं और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे यार, जब देखो तू बोर होती रहती है, कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती है। चलना यार, आज पार्टी करने चलते हैं। यार मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तुझे पता है ना, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मेरी हाइट का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं बौनी हूँ। ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे डर के मारे कब तक अपने घर में ही रहेगी। मैं तो कहती हूँ तू बाहर निकल, बहुत अच्छा लगेगा। जब देखो सोशल मीडिया पर ही रहती है। सोशल मीडिया के बाहर भी एक बहुत अच्छी दुनिया है। दुनिया की नजरों में मैं एक बौनी लड़की हूँ और सब लोग मुझे जलील करते हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुझे जाना है तो तू जा। आशा को पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो निकल जाती है। जिसके बाद सेजल अपने लैपटॉप को चला रही होती है। इंस्टाग्राम यूज करते करते वहां उसे एक लड़का फॉलो करता है, उसे मैसेज भी करता है। ये लड़का तो बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। सेजल उस लड़के से बात करने लगती है। दोनों में बहुत प्यारी प्यारी बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही अब सेजल विशाल नाम के लड़के से दिन रात बातें करती रहती। एक दिन विशाल मैसेज पर उससे कहता है, कितने दिनों से हम दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सामने से देखूं, तुम्हें कॉफी पिलाने लेकर चलूं। ये सुनकर सेजल शांत रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो मिलने के लिए हाँ कर देती है। सेजल और विशाल दोनों ही एक कैफे पर मिलते हैं, जहाँ विशाल सेजल की छोटी हाइट देखकर हैरान रह जाता है। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे बात करना बंद ना कर दो। वैसे तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के लिए आज आई हूँ, और वो भी इसलिए ताकि तुम हकीकत सामने से देखो। सेजल ये कहकर बहुत उदास होती है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर इस बात का डर था कि कहीं विशाल उसे छोड़ ना दे। लेकिन विशाल उसे बहुत अच्छे से बात करता है और वो उसी समय उसका हाथ पकड़कर कहता है,
तुम बहुत अच्छी हो और बहुत सुंदर हो। और पता है, मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, ना कि तुम्हारी छोटी हाइट से। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सेजल बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विशाल और सेजल का ये क्रॉस कनेक्शन सक्सेसफुल होता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद विशाल उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। माँ, इससे मिलो, ये आपकी बहू है। इसका नाम सेजल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। ये सब क्या है विशाल? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे बिना बताए ही शादी कर लोगे। और इतनी छोटी लड़की से तुमने शादी कर भी कैसे ली? इसकी हाइट देखो जरा, बिल्कुल बौनी है ये लड़की। तुम्हारे साथ खड़ी हुई अच्छी भी नहीं लग रही। जहाँ से लेकर आए हो इसे वहीं पर छोड़ाओ। ये घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? सेजल से मैंने प्यार किया है, उससे शादी भी की है। अब वो इस घर की बहू है, फिर चाहे आपको स्वीकार हो या ना हो। अरे देवर जी, मैं इन जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सिर्फ आपको फंसाने का ना एक जरिया था। कोई इससे शादी नहीं कर रहा होगा तो इसने आपको ही फंसा लिया। आप सभी को जितना कहना था आपने कह दिया। अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। ये इस घर की बहू है और ये बात तय है। अब ये बात कोई नहीं छेड़ेगा। चलो सेजल, अंदर चलो। विशाल सेजल को घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और अपना कमरा दिखाता है। ये हमारा कमरा है। ये तो बहुत प्यारा है। सच में आपका कमरा बहुत सुंदर है। विशाल अपने चलते अपनी पत्नी सेजल को अपने ही घर में बहू का दर्जा दिला देता है, जिसके चलते सभी लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। इसी बीच कुछ महीने बीतने के बाद सेजल गर्भवती हो जाती है, जिसकी खुशी घर में सभी को बहुत होती है। लेकिन एक दिन अचानक से घर में सुजाता की ज्वेलरी गायब हो जाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो सारी ज्वेलरी मेरी अलमारी में ही थी, लेकिन आज सारी ज्वेलरी गायब है। तभी कविता अपनी सास से कहती है, कहीं ये सारा किया धरा सेजल का तो नहीं? मुझे तो लगता है जैसे उसी ने ही चोरी की है। कविता अपनी सास को सेजल के खिलाफ भड़का देती है। उस दिन विशाल और उसका बड़ा भाई अर्जुन दोनों काम पर गए हुए होते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों सेजल के कमरे में जाती हैं और उसके बाल पकड़कर मारना पीटना शुरू कर देती हैं। माँ जी, मुझे मत मारिए। आपको मुझे मारकर कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने चोरी नहीं की। मैं कसम खाती हूँ अपने बच्चे की, मैं चोर नहीं हूँ। इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए माँ जी। कल की आई हुई लड़की ने हमारे घर में चोरी भी कर ली। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो दोनों सेजल की एक नहीं सुनते और उसे खूब मारते पीटते हैं। उस दिन के बाद से वो उसके साथ बहुत अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, जैसे घर के सारे काम वो उसी से कराया करते। बेचारी सेजल भरी धूप में आंगन में बैठकर कपड़े धोती। गर्भवती होने के बाद भी उसे ही घर के छोटे से बड़े लेकर सारे काम करने पड़ते और ना करने पर अपनी सास और जेठानी के अत्याचार सहन करने पड़ते। एक दिन वो सारे काम करके अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही होती है। तभी वो अपनी जेठानी को फोन पर बात करते हुए सुनती है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता मेरी बात? समझो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने चोरी का एक प्लान बनाया था जिसमें मैंने अपनी देवरानी को फंसा दिया है। बस अब आज रात मुझे किसी तरह चोरी करनी है, जिसके बाद मैं सारे गहने चुराकर तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर सेजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो उस रात इधर से उधर करवटें ही बदलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ कविता पूरी प्लानिंग के साथ अपनी सास के कमरे में चोरी करने के लिए पहुंच जाती है। वो अपनी सास के कमरे से सारे गहने निकाल लेती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर सेजल आकर उसे रोक लेती है। ये क्या कर रही हो आप जेठानी जी? क्यों कर रही हो चोरी अपनी ही सास के कमरे में? ये सुनते ही कविता के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है और वो घबरा जाती है, जिसके चलते वो चोरी का इल्जाम फिर से सेजल के ऊपर ही डालने लगती है। तभी कमरे से सेजल अपना छुपाया हुआ कैमरा निकालकर वीडियो अपनी सास सुजाता को दिखाती है। ये देखिए माँ जी, चोरी मैंने नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहू कविता ने की है, और ये चोरी इसलिए की है क्योंकि इनका अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा है, जो अभी घर के बाहर जेठानी जी का इंतजार कर रहा है। सुजाता कविता के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, क्योंकि हकीकत उसके सामने थी।
क्यों कविता, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तेरे ऊपर कितना भरोसा किया था, कभी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं बस भटक गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अर्जुन जी के अक्सर बाहर रहने की वजह से मुझे उनका समय नहीं मिल पाता था और इसी के बीच मेरी बात किसी और से होने लगी। लेकिन माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुजाता कविता को माफ नहीं करती। फिर कविता सेजल से अपने किए पर माफी मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो सेजल, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। अरे माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जेठानी जी को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जेठानी जी को भी एक मौका दें अपनी गलती सुधारने का। सुजाता सेजल की बात मान लेती है और अपनी बड़ी बहू को एक मौका और दे देती है। उसी के कुछ दिन बाद सेजल एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है, जिसकी खुशी में सुजाता और कविता दोनों ही एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करती हैं। उस दिन के बाद से सेजल अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।